हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। देखिए, आज सुविधानगर गेस्ट हाउस में एक पत्रकार परिषद है और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष। ये मेरे साथ मौजूद है और इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद कारपोरेशन, ये तीनों इंतखाबात, तीनों चुनाव एक साथ आने वाले हैं। ऐसे हालात में सभी पार्टियां, चाहे छोटी हो बड़ी हो, पूरी संघर्ष के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में है। आज ये ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में आए हैं। चलिए जानना चाहते हैं कि इनके मन में क्या है, इनके पार्टी की विचारधारा क्या है, आने वाले समय में युति करेंगे, नहीं करेंगे, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम बातों का अहाता करेंगे, तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए पत्रकार परिषद शुरू होती है। सर, सबसे पहले तो तारीख शहर औरंगाबाद में आपका हमारे स्वागत है, खैर मकदम है। सर, आज आप एक पार्टी के झंडा लेके, एक नाम लेके यहाँ पर मैदान में आए हैं, चुनाव का अवसर है, तो कुछ बताएंगे कि आपकी रणनीति क्या है? जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जब छोटी छोटी पार्टियां, इलाकाई पार्टियां अगर मैदान में आएंगी तो कहने का फिरका परस्त ताकतों को ताकत मिलेगी, ये कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि मेरी आवाज़ आपके थ्रू घर घर तक पहुँचेंगी और हर आम जनता तक। और ये जो फ़िरक़ा परस्त की जो राजनीति है, इसके मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैंने कल भी मेरे बयान में यही बताया कि जो दीन धर्म हैं, गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तुम कोई भी ज़ात, कोई भी धर्म के हो, संविधान ने तुम सबको जीने का इक्वल, सब एकदम आज़ादी के साथ में और सबको जीने के फंडामेंटल राइट्स दिए वाले। तुम्हारा दीन धर्म, तुम्हारा सब, तुम्हारे मस्जिद, मंदिर, घर जो भी है, हमारा दीन, तुम्हारा दीन, जिसका भी है, वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उसके अंदर तक सीमित रहेगा तो बेहतर है। राजनीति के अंदर अगर तुम दीन धर्म को लेंगे तो वो बहुत गंदी और बहुत ही गंदी राजनीति हो रही। इसलिए मैं फ़िरक़ा परस्तों के तो सख्त खिलाफ हूँ। सर, आजकल माहौल देखा जा रहा है कि आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन बन रहा है, अलायंस बन रहे हैं, तो आपकी आपने क्या सोचा है? इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, अलायंस, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सेना है, भाजपा, तमाम एक लोग मिल रहे हैं, 20-25 पार्टियां मिलकर काम कर रही है कि हम लोकसभा के अंदर मिलकर काम करेंगे। तो आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मिलकर कोई पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे आप? देखो, जनता के हित में अगर जनता के ये जो पार्टी जो बनाए, जो भी अल्लाह के फजल करम से मैंने बहुत जद्दोजहद करा पार्टी बनाने के लिए, मुझे बाबा साहब का नाम नहीं दे रहे थे और बहुत ही जद्दोजहद करके, लड़के, फाइट करके आप लोगों के लिए, अवाम के लिए, जनता के लिए, आप अगर साथ देंगे मेरा तो फिर सबका साथ और जनता का, गरीबों का विकास होगा। बाकी बोलने के लिए तो बहुत आसान रहता, सबका साथ सबका विकास बोलकर आए थे, और क्या करे क्या नहीं करे जनता बहुत अच्छे से जानती, बेहतर, क्योंकि ये दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और जेब में दुनिया है लोगों के, मोबाइल, इंटरनेट, उसके अंदर सब लोगों को हर चीज़। और रही बात गठबंधन की, अगर वक्त अगर आएगा और गठबंधन करने में जनता का अगर फ़ायदा होगा तो गठबंधन के बारे में सोचेंगे, और वो भी गठबंधन अगर कर भी देंगे और अगर वो जनता की उन्होंने अगर सहायता नहीं करेंगे, जनता को उसका लाभ बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तो फौरी गठबंधन तोड़ भी देंगे। क्योंकि हम खुद के पर्सनली फ़ायदे के लिए और ख़ुद के वास्ते तो ऐसा कुछ बनाया नहीं पार्टी। आपके गौर गरीबों तक की आवाज़, जो भी गौर गरीबों तक उसका उनकी आवाज़ जो है गली से दिल्ली तक ले जाने के लिए, और ज़रूरी नहीं है विधानसभा में चुन के आओ। जो असल नेता रहता, जो रियल नेता रहता, वो ना विधानसभा में, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में कहीं चुन कर नहीं आता हो, मगर फिर भी नेता रहता। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी पार्टी महाराष्ट्र में कितने सीट लड़ाने का इरादा रखती है? ऐसा कोई ख्याल होगा आपका? कुछ बताइए, जानकारी। नहीं, अभी तो जैसा अभी स्टेब्लिश हुआ, अभी कोशिश जितनी भी हो सकी उतनी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी यहाँ से आगाज़ हुआ और हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, फिर भी हम थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, जब ये इंटरव्यू वायरल हो रहा होगा तो अक्सर कमेंट आते हैं, हम लोग कहेंगे कि ऐन वक्त चुनाव के ऊपर आप तशरीफ ला लिए हैं, इससे पहले कहा थे, बहुत से मसले थे, वक्फ बोर्ड के मसले हैं, बहुत से मसले थे, वो मसले पे आप क्यों नहीं आए? आज के हालात पे क्यों नहीं आए? आज इलेक्शन के ऊपर क्यों नहीं आए? कहीं ना कहीं फिर एक रिमार्क ये भी आएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है, ये ऐसा हमको देखने में आता है। जो पार्टियां मैदान में आती है उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगते हैं, ये भाजपा की बी टीम है। और आप समझ रहे होंगे कई बड़ी बड़ी पार्टियों को लोगों ने यहाँ तक कि एमआईएम को तक निशाने में रखा है कि इनको भी बी टीम कहा जाता है, हालांकि इनकी भी एक अपनी बहुत बड़ी ताकत है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप भी इल्जाम रख सकते हैं। देखो, मेरी जो विचारधारा है, गांधीवाद जो है तो बहुत कर लिए हमने, गांधीवाद। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीम
राव अंबेडकर जी जो उनके विचारधाराओं पे चलने वाली पार्टी बनाया मैंने। और सारे पार्टियां तो बहुत है, 1947 से देश आज़ाद हुए जब से बहुत सारे पार्टियां बने, उन्होंने रूल्स करे, उन्होंने कैसा करे, क्या करे, कैसे राजनीति है, वो सब जनता को पता है। रही बात कि आज जो है, आज जो संविधान के बारे में जो बोला जा रहा, जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला जा रहा, कैसा बोला जाता कि हिंदू राष्ट्र, अभी कौन सा राष्ट्र है, तुम कौन से राष्ट्र में जी रहे अभी? ये जो बोलते हिंदू राष्ट्र, किसको बेवकूफ बना रहे तुम? चारों वेद पढ़ लो, चारों वेद के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है तुम हिंदू लोग हो बोल के। चारों वेद में भी लिखा है तुम शाश्वत या सनातन धर्म के लोग हो। फिर तुम कहां से बोलते कि हम हिंदू? हिंदू जो वर्ड है, तुमको उर्दू जबान से बहुत नफरत है, जबकि उर्दू जबान हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। और उर्दू जबान का वर्ड है हिंदुस्तान। हिंदू यानी कि यहाँ का जो ज्योग्राफिक हिसाब से जो इंसान रहता, मिसाल के तौर पे सम एग्जाम्पल, चीन का रहने वाला चीनी, जापान का रहने वाला जापानी, सऊदी अरब का रहने वाला सऊदी, इंडिया का रहने वाला इंडियन, इंग्लिश में इंडिया का रहने वाला इंडियन, भारत का रहने वाला भारतीय, हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू। ज्योग्राफी के हिसाब से हिंदू बोला जाता। तो फिर बताओ कि तुम इसमें कहां से ला रहे हिंदू राष्ट्र? तुम कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे कि तुम असल में हिंदू राष्ट्र में तो ऑलरेडी रह रहे, असल में संविधान हटाना चाह रहे, संविधान के दुश्मन। और एक बात याद रख लेना कि संविधान को चाहने वाली जनता बहुत है, अंग्रेजों को मार के भगाए देश से और संविधान को लागू करे। संविधान तो संविधान, अंग्रेजों की नाजायज औलाद अगर बोलेंगी कि हम संविधान हटाएंगे और दूसरा कुछ लगेंगे तो कैसा लगाने देंगे? इतना क्या आसान है, इतना क्या ये है? और आप जो कह रहे हैं कि ये जो बीजी, ये कोई भी XYZ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप कह रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिलेगा, इससे गलत बात है। क्योंकि मेरी विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है, उनके विचारधारा के हिसाब से मैंने ये सब बनाया। और उनको पढ़ो, बाबा साहब जो नेता है ना, बाबा साहब मुसल जय भीम समाज के नहीं है, सारे देश के लिए और हर समाज के लिए करे अला उन्होंने कार्य। इतनी मेहनत करे, उनकी कैसी मशक्क़त और कैसी मेहनत करके उन्हें आगे बढ़े आले है कि देखेंगे आप, उनको पढ़ेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। और ये जो बातें करते हैं ना, हरे हरे सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल गलत बात है। कहाँ करे तुमने सबका साथ और सबका विकास? सबका साथ और सबका विकास अगर तुमको देखना है तो संविधान पढ़ो, तुमको पता चलेगा। संविधान में बाबा साहब ने रियल में सबका साथ और सबका विकास करे अल्लाह। पूछिए, आप क्या पूछे? सवाल ये भी है सर, जैसा आपने कहा कि संविधान, हर पार्टी हो वो संविधान का नाम लेती है, वो कहते हैं बाबा साहब को मानने वाले, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, MIM, बहुत सी पार्टियां। और आप कह रहे हैं कि मैं अंबेडकर साहब को विचारधारा मानता हूँ, तो ये पार्टियां भी तो ये ऐलान करती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं। तो सवाल ये, जब आप भी बाबा साहब को मानते हैं, वो भी बाबा साहब को मानते हैं, तो फिर एक जगह आने में क्या बुराई है? ये आज ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाबा साहब की विचारधारा की पार्टियां, इनको एक जगह आना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े दानिश्वर कह रहे हैं सर। नहीं नहीं, ये जो है बात आप कह रहे ठीक है, लेकिन इन्हों अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। असल नेतागिरी बता रही है। खुल के बताइए, खुल के बोलिए ना सर, क्या है अंदर से, किस तरह से? देखो ना अभी कितना विरोध कर रहे, कैसा देश के अंदर क्या मामला बना रहे, कैसा उनका मैनिफेस्टो क्या था उनका, पढ़िए आपके। मैं धारा 370 हटा देंगे, संविधान भी हटा देंगे, DGP का ऐसा कहना था उनके मैनिफेस्टो के अंदर। धारा 370 हटाए, ठीक है, 24 के इलेक्शन के बाद उनका कहना था हम संविधान में भी ये करेंगे। तुम संविधान बोले तो जीने को गरीबों को हक दिए वाला है, और तुम गरीबों का हक क्यों मानते? अभी देखो कैसा परेशान करते, कभी ला लेते 3 तलाक, कभी लाते नोटबंदी, कभी लाते GST, कभी लाते NRC, कभी लाते CAA। हर वक्त गरीब इंसान खतरे में है जान। और तुम्हारा वहाँ तक गली से दिल्ली तक कौन पहुँचाया है सब बड़े बड़े नेता लोगों को? आम जनता ने। और फिर उनका क्या बोलते, तो आम जनता का हक मारेंगे। अभी तुमने हिट एंड रन केस लेकर आए, ठीक है, इससे बेहतर तुमने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर शिकंजा कसना था, उस पर सख्ती से कानून बनाना था, वो ज़रूरी था। देश का जो भविष्य है, जो गरीब बच्चे, जो भीख मांगते, जो परेशान है, जो यतीम है, जो एसीर है, वो बच्चों को हायर एजुकेशन दे के उनको क्या बोलते तो आगे बढ़ाना था, ये तुम्हारा काम था। और तुमको अगर वो बनाना था, नया कानून लाना था, तो तुम इसके ऊपर नया कानून लाना था। जो इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे, कितने लाखों रुपए उन्होंने क्या बोलते तो उसमें बच्चों से फीस वसूल कर रहे। गरीब का बच्चा कहां से देगा? जो रोज कमाते खाते उन्हों कहां से देंगे? और तारीख तो गवाह है, सबसे ज्यादा देश के अंदर जो देश का नाम रोशन करा, सबसे ज्यादा गरीब के बच्चे वो लिस्ट के अंदर देखो। और तुम सरकारी स्कूलों के एजुकेशन को तुम कम कर दे रहे और इंस्टीट्यूट के एजुकेशन को बढ़ोतरी दे रहे, तो उन्होंने कहां से वो पे करेंगे उतना? तुम सरकारी स्कूलों को करो ना, और उनके ऊपर शिकंजा करो, उनके ऊपर नए कानून लाओ, उनके ऊपर वो लगाओ, उस पर विचारधारा करो, उस पर सोचो ना। तुम कैबिनेट की बैठक लो उसमें। सर आज
पूरे देश के अंदर ईवीएम मशीन के पास सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि ये आपके सामने मशीन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन करे आप। हाँ बोलिए, मैं बताता हूँ। ये है वो जांचा जा रहा है कि देखिए मशीन में फॉल्ट है नहीं है, क्या बात है। मेरा सवाल ये है कि इस अभियान को एक तरफ जनता की बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से मशीन से नहीं होना चाहिए और सरकार कह रही है कि इसके अंदर कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसको आप कैसा देखते हैं? आपका नजरिया क्या है इसके ऊपर? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा सवाल करे आपने कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन, मेरा तो यही एजेंडा है पहला कि ईवीएम 2024 में ईवीएम हटा के इलेक्शन कराओ, ईवीएम मशीन हटाओ और संविधान बचाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबके जेब में मोबाइल है ना? करेक्ट। वो मोबाइल हैक हो सकता, बट हैक नहीं हुआ। कोई भी तुम्हारे मोबाइल को हैकिंग कर सकता है, मैं करेक्ट? कर सकता। तो वो मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है। जो देश ने मशीन को क्रिएट करा, जो देश ने मशीन बनाया, वो देश खुद मशीन पे इलेक्शन नहीं करता, फिर हम क्यों मशीन पे इलेक्शन करेंगे? अगर मशीन है वो देश भी खुद मानता ये बात को, अमेरिका ने भी माना, सब ने माने कि हाँ ये टेक्नोलॉजी कभी भी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी हैक कर सकते, हैकिंग हो सकती। फिर तुम जनता के अधिकार का उल्लंघन क्यों कर रहे? जिनको भी वोट देने का अधिकार है उनका तो उल्लंघन हो जा रहा है, फिर उनके हक मार दे रहे तुम। सर आज हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी बहुत करीब आ रही है, राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है और कुछ अपने मतलब मुसलमानों के दरमियान से कुछ आवाज उठ रही है कि 22 जनवरी को आप घर में रहिएगा, ट्रेन में सफर मत कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, मुल्क में दंगा भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में एक भाईचारे के नजरिए से आपकी तरफ से कोई एकता का संदेश है? देखो, मैं तो पहले यही बोलूंगा कि बाबरी मस्जिद जो थी वहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई थी, उसको उसको तोड़ दिया गया। उनको क्यों ने पनिशेबल करे, उनको क्यों ने सज़ा मिली? अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटती थी तो सवाल ही नहीं होता था वहाँ पैदा के राम मंदिर बनने का। कैसा फैसला दिया गया? आस्था के बिना पे फैसला चलता क्या? संविधान में है कहीं लिखा हुआ? संविधान में तो ऐसा बोला हुआ है ना कि सबूत देखो और सबूत देखकर फैसला दो। आस्था के बिना पर फैसला दे दिए, जबरदस्ती तुमने छीन लिए किसी का धार्मिक स्थल, और उसके बाद तुम क्या बोलते तो और बहुत सारे धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहे। तुम करना क्या चाह रहे? ये गलत है। और ये तुम अपने तारीखी देश की जो भी मस्जिद है, जो भी चीज़ थी, वो तो तारीखी स्थल, तारीखी चीज़ें थे, उसको सबको तोड़कर तुम ऐसे ये हरकतें कर रही है, अच्छी बात नहीं है। अगर तुम बोलते कि राम राज्य, अगर अभी महाराज राम जी मौजूद होते तो क्या उन्होंने स्वीकार करते थे? क्या उन्होंने बोलते थे मस्जिद गिरा और मुझे वहाँ मंदिर बना कर दो? एक बार भी नहीं करते थे। तुम खुद सोचो। तो ये ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, इतनी गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। दिल में आग लगी है तो जुबां तक आएंगी, वक्त की घड़ी है, आज नहीं तो कल बदल जाएंगी। आज तुम्हारी हुकूमत है तो क्या हुआ, कल हमारी भी आएंगी। सर आज देश में कुछ मुट्ठीभर लोग, मुट्ठीभर ताकतें ये कह रही है कि जैसा पाकिस्तान एक मुसलमानों का देश है, एक इस्लामी राष्ट्र है, बांग्लादेश एक छोटा सही लेकिन मुसलमानों का देश है, इस्लामी राष्ट्र है, तो हम भी इसको कहने के हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह की आवाजें बुलंद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और ये यहाँ तक कहा जा रहा है, अंदर से बताया जा रहा है कि 2024 के बाद शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाए। तो इसको आप कैसा देखते हैं? इसको लेकर आपका संदेश? मेरा तो यही कहना है कि जो भी है वो बद दिमाग और बेवकूफ लोग है, वो जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल रहे, वो हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं बोल रहे। मैं भी बताया ना आपको, ज्योग्राफिक हिसाब से जो भारत का रहने वाला है भारतीय, जो इंडिया का रहने वाला है वो इंडियन है, और जो हिंदुस्तान का रहने वाला है वो हिंदू है। तो ज्योग्राफिक हिसाब से सब हिंदू हो रहे, यहाँ के रहनेवासी। बाकी तुम धर्म से ना जोड़ो इसको। असल में वो संविधान के दुश्मन है, उनको संविधान हटाना है, बाकी कुछ नहीं। और ये इतना आसान नहीं है। तुम संविधान हटेंगे तो 70 से 80 करोड़ लोगों का क्या करेंगे तुम? मिनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, उसके बाद में तुम्हारे जितने भी मिनॉरिटी में आते, फिर जय भीम समाज, ये सब इतने 70-80 करोड़ लोगों को क्या करेंगे? ये क्या इस बात में राजी होंगे कि हिंदू राष्ट्र? हमने हमारी खून, ये मिट्टी के अंदर हमारा खून शामिल है। तारीख के पन्ने उठा के देखो कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान लगा दिए थे और खून बहा के मिट्टी के अंदर अपना खून मिला के देश को आज़ाद करे अल्लाह। और देश को आज़ाद करने के बाद संविधान की रचना बाबा साहब ने सबने मिलकर रचा ली। तो अब बताओ, तो इतने आसानी से संविधान हटा दोगे तुम और अपने हिंदू राष्ट्र बना दोगे? वो जो पाकिस्तान बना, तो क्या हमने बोले थे पाकिस्तान को अलग करो? हम तो आज तुम्हारा बोलते चलो पाकिस्तान पे चढ़े करो, ले लो अंदर मिला दो, अखंड भारत करो उसको पूरा, जहां तक अखंड भारत था सबको मिलाओगे। तुम मिलेंगे? हमारे उनसे क्या लेना देना है? हम हमारे देश के बारे में देखेंगे, हमारी मिट्टी। हर वक्त मुसलमान ने ये काम किया है, देश के लिए अपनी जान दिया है। जान से प्यारा देश हमारा, कुर्बान मेरी जान देश के है नाम।
सर एक आखिरी सवाल जाते आते, देखिए सर कुछ लोग ताकतें लोग मुसलमान 25 करोड़ मुसलमानों की संदेश देते हैं कि तुम्हारे आबाजदा जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व को छोड़कर उस जमाने में जो भी धर्म को मानने वाले थे उन्होंने उस धर्म को छोड़ा, इस्लाम धर्म को स्वीकार करा और आप घर वापसी कर लो, एक घर वापसी की भी मुहिम चला रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी पार्टी की भूमिका क्या है और आपकी तरफ से उनकी तरफ संदेश क्या है? देखो, धर्म का जो मामला है वो दिल से रहता, ठीक है। तुम किसी के दिल पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम किसी के शरीर पे कर सकते ज़बरदस्ती, तुम रूल्स वो लगाकर उसको जो भी है XYZ, मगर किसी के दिल पे नहीं कर सकते। दिल से धर्म का मामला रहता और उनको फंडामेंटल राइट्स है, उन्होंने कोई भी धर्म में कोई भी जा सकता, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता, उसको कोई रोक टोक नहीं है। बट तुम उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो क्राइम हो रहा, और फिर क्राइम होगा तो फिर वो बहुत गलत बात है, फिर उस हिसाब से तुमको पनिशेबल भी कराना चाहिए। और ये इतनी आसान बातें नहीं है। तुम बोल रहे ये हिंदू राष्ट्र का भी जो बोल रहे थे आप, हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते, वो लोगों को क्या ये नहीं मालूम यूनाइटेड नेशन कैसा मानेगा तुम्हारे को, वहाँ कैसे प्रस्ताव डालेंगे, वहाँ से कैसे पास करके लेंगे, इतना क्या आसान है? सर एक सवाल ये इलेक्शन ताल्लुक से सर कि आप इलेक्शन आने वाले हैं तो आपकी औरंगाबाद में क्या तैयारी है? कोई चेहरा मुस्लिम चेहरा आपके नजर में है, जो भी है जो भी चेहरा कि आप अपने पार्टी से खड़े करने वाले हैं, मराठवाड़ा में कितनी सीट देने वाले हैं, और जो इच्छुक उम्मीदवार है उनको क्या आह्वान करेंगे अगर आपसे पार्टी से लड़ने से ख्वाहिशमंद कि हमारे पार्टी पे आओ, आपसे मुलाकात करो, ऐसा कुछ की बात बोलेंगे आप संदेश आपके इस मौके पर? ऑफ कर दो। हाँ, कैसा है, अभी तो पार्टी की स्थापना हो गई, अभी पार्टी ने जन्म ली, अभी उसका जन्म हुआ, अब वो रेंगेंगी, फिर वो चलेंगी, और जब दौड़ेंगी तो अच्छे वो क्या बोलते, तो जितने भी संविधान के दुश्मन जो बदमाश लोग हैं, जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन सबको फिर मजा चखेंगे वो सब, क्योंकि वो खुद ब खुद जनता वहाँ से हटेंगी और हमसे ज्वाइन होना चालूंगी। जनता का जो नेता रहता, नेता की विचारधाराएं अच्छी है तो जनता खुद ब खुद ज्वाइन होना चालू हो जाती है उसके साथ में। और वो जो है जिनकी विचारधाराएं ख़राब है, जो गंदी राजनीति कर रहे, उनको तो बाद में बहुत बुरा हाल होगा उनका, उसमें कोई शक नहीं है। आखिर में जाते जाते आप, और हाँ, आपका कहना था कि हमारी जो पार्टी है तो अभी आगे कैसे चेहरे किस किस को करेंगे, तो अब जैसे जैसे हमारी पार्टी, मैंने बोला ना कि सबका साथ सबका विकास में आप हमारा साथ दोगे अवाम, तो फिर अवाम गरीबों का साथ पार्टी देंगी, यानी कि उसका गरीबों का विकास होगा। तो जब आप हमसे ज्वाइन होंगे तो ही तो पार्टी खड़े रहेंगी ना सही तरीके से। सवाल ये था सर, जब औरंगाबाद में आप पत्रकार परिषद दे रहे हैं तो औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ से जो भी तहरीक उठती है वो इनकलाब लाती है, बर्पा करती है, बहुत इसके असरात पूरे महाराष्ट्र में फैलते हैं। तो हो सकता है लोग ये जहन में ला रहे होंगे कि ये इंटरव्यू देखने के बाद चैनल पे जब वायरल होगा कि यकीनी तौर से आपके पार्टी की तरफ से लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई बड़ा चेहरा उभर के आएगा, XYZ कोई भी हो सकता है, तो ये सवाल तो जरूर उभरेगा। तो उसके लिए कुछ ठोस संदेश, कोई लड़ना चाहता है हाँ तो जो भी लड़ना चाहते ज्वाइन होना, कैसा नहीं देंगे, सब लड़ाएंगे ना सीटें इंशाल्लाह, जितना हो सका उतना पॉसिबल। मैं बताया ना, गली से दिल्ली तक जाएंगे, यहाँ से तो वहाँ तक फाइट करेंगे सिर्फ अवाम के लिए। बाकी मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि तुम्हारे क्या बोलेंगे, मुझे इस सीटा होना, मुझे मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, आम जनता के लिए और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए पार्टी को स्टेब्लिश करा, इसलिए कि तुम्हारी मदद और तुम्हारा साथ हो गरीबों का सही आवाज़ उठाने के लिए। गरीबों सर आज औरंगाबाद के हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि औरंगाबाद का नाम मिटाने की साजिश की जा रही है, छत्रपति संभाजी नगर रखने की कोशिश की जा रही है, इसमें आपकी भूमिका क्या है? आप क्या देखिए, औरंगाबाद जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे है, और औरंगज़ेब जो है तो कोई जालिम और क्रूर बादशाह नहीं था। उनकी हिस्ट्री पढ़ो, तुमको पता चलेगा उनके सिपर सालार कौन थे, उनके वजीरा कौन थे, उन्होंने जंग लड़ने के लिए किसको भेजते थे। ये तारीख गवाह है हिंदुस्तान की। अरे पढ़ के तो आओ, घरों को जाकर स्कूलों में जाओ पढ़ो, स्कूलों में नहीं पढ़ सके तो घर से पढ़ कर आओ, कि देखो तुमको पता चलेगा कहाँ कहाँ औरंगज़ेब ने इनामात दिया, ले मंदिरें बनाए। वो क्या हुआ था, चीन क्या बोलता यूनाइटेड नेशन के अंदर आज भी। अब तुम बोलते ना औरंगज़ेब को क्रूर तानाशाह बादशाह, और चीन बोलता, चीन यूनाइटेड नेशन के अंदर कि जो हिमालय पर्वत है वो हमारा है। तो यूनाइटेड नेशन ने पूछा कैसा है तुम्हारा, तो चीन का ये कहना था कि जो औरंगज़ेब है उन्होंने हम पे चढ़ाई करे, और चढ़ाई करके वो छीन कर हमसे हिमालय पर्वत का हिस्सा हिंदुओं को दिए थे। ये बोले थे कि हिंदुओं की आस्था है। तो फिर कहाँ गया था क्रूर तानाशाह का क्रूरपना? क्रूर नहीं था औरंगज़ेब। ये तुम गलत बताते, तुम गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे। ये पढ़ाओ ना सही तरीके से बच्चों को, फिर पता चलेगा। हिमालय पर्वत चीन आज भी मांगता हमारा है। 8 फिंगर हिल्स पे चीन ने कब्जा कर लिया। क्यों करते चल रहा उन्हें कब्जा, वो हमारा है बोलता। और औरंगज़ेब ने, उन्होंने खुद बयान करा ना कि औरंगज़ेब ने वो हमसे छीन कर लेकर हिंदुओं के हित में दिए थे, कि हिंदुओं ने जाके बोले थे हमारी आस्था है और चीन ने कब्जा करा चीन के हित में, तो उन्होंने लेकर तुम्हारे पास दी।
फिर तुम उनको क्यों इतना बुरा बोलते हो? और वो सम्राट है, संभाजी महाराज भी संभाजी महाराज है, लेकिन संभाजी महाराज मैं मेरे तरफ से, मेरी पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आएंगी ना, मैं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखूंगा और पुणे का नाम मुझे बेकार दिखता, पुणे का नाम हटा के संभाजी नगर रखूंगा मैं, ठीक है? पुणे का नाम और मुझे लातूर का भी नाम बेकार दिखता, मैं लातूर का नाम निकाल दूंगा और लातूर के जगह मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगरी रखूंगा। नांदेड़ का नाम हटा दूंगा मैं और नांदेड़ का नाम मैं रखूंगा कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? सर आते थे आखिरी में आपके जबानी आपकी एक बार आपके जबानी आपके पार्टी का नाम पूरा एड्रेस बोल दीजिए, ताकि जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सके। आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए ताकि जो लोग आपसे जुड़ने वाले हैं उनको जुड़ने में आसानी हो सके। देखिए, मैं एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट, और जिसको भी ज्वाइन होना है, क्योंकि अवाम साथ देंगी तो ही आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे हित में हर चीज़। और 8007594786 मेरा नंबर है। डायरेक्ट आपको जो भी बोलना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते, जिसको भी ज्वाइन होना है या तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट है बता सकते मुझे बायोडाटा के साथ में XYZ, फिर इंशाल्लाह आगे उस पर अमल किया जाएगा, ठीक है? और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे आकर रब्ता कायम करना है तो अभी औरंगाबाद में सब तरफ तो ऑफिस हैं, डिक्लेयर वो सब होंगे, मगर जब तक अगर मिलना है तो मुख्य कार्यालय परभनी महाराष्ट्र, परभनी यूसुफ कॉलोनी नियर यूसुफिया मस्जिद 431401 परभनी का पिन कोड।